Assalamu alaikum everyone. I am Advocate Ummehani Intakhab. Welcome you all in the Study Point online classes and the In Guru online classes. तो चलिए आज हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए कौन कौन से एसेंशियल्स हैं मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में इनके नेम्स बता चुकी हूँ। दैट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी एग्रीमेंट में अगर ये सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट होंगे तभी वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑलराइट, तभी वो एक एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब इसमें ये सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से एसेंशियल्स हैं? एसेंशियल्स मींस रिक्वायरमेंट्स। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? What are those requirements? So these are the requirements of a valid contract. किसी भी एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी वो एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्या है? लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। थर्ड इज लॉफुल कंसिडरेशन। फोर्थ इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। फिफ्थ वन इज free consent. Sixth is lawful object. Seventh is oral writing and registration. Eighth is certainty and the ninth one is possibility of performance. तो ये सारे essentials हैं, ये सब अगर हम कवर कर लेंगे एक एग्रीमेंट में तो वो हम एग्रीमेंट हमारा बन जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वन बाय वन आज की क्लास में हम ये सारे एसेंशियल्स पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एसेंशियल से, दैट इज लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कोई भी एग्रीमेंट तभी बनता है जब सामने से एक ऑफर आती है और उसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू द एग्रीमेंट। ओके, एक ऑफर आएगी और सामने से आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे तब वो बन जाता है आपका एक एग्रीमेंट। ओके, अब जो ये ऑफर है, जो आपने किसी को ऑफर दी है, वो कैसी होनी चाहिए? दैट इज लॉफुल। जो ऑफर है वो लॉफुल ऑफर होनी चाहिए। अगर वो लॉफुल ऑफर नहीं है तो फिर आपका एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो आप ऑफर जो दोगे सामने वाले को वो कैसी दोगे? दैट इज लॉफुल ऑफर। ओके, तो लॉफुल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अगर वो सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बन जाता है आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो पढ़ते हैं चलिए। एक्सपेक्टेशन टू क्रिएट रिलेशनशिप। An offer must mean to make lawful relations. An offer should be such that when the other party will accept it, then it will make the legal relationship among the parties certain and clear terms. तो वही बात है, जो आप ऑफर दोगे वो सामने वाला उस ऑफर को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑफर लॉफुल ऑफर नहीं बनेगी। ओके, तो ऑफर आपकी कैसी होनी चाहिए? दैट इज लॉफुल। ओके, और सामने वाला जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बन जाएगा हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। एक पर्सन है ए, वो ऑफर देता है बी को। ओके, ऑफर क्या देता है? कार। आई वॉन्ट टू सेल माई कार। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो पर्सन ए है उसने बी को एक सेंटेंस बोला, आई वॉन्ट टू सेल माई कार। I want to sell my car. ओके, ये किसने बोला? ए ने, कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ। ओके, तो अब ये जो सेंटेंस है I want to sell my car, is it a valid offer? क्या ये लॉफुल ऑफर है? I just want to sell my car, उसने सिर्फ इतना बोला कि मुझे अपनी कार सेल करनी है, बी से बोला, तो क्या ये एक ऑफर हुई? नो, इट इज नॉट अ लॉफुल ऑफर। उसने सिर्फ अपनी एक दिल की बात बोली है कि मुझे अपनी कार बेचनी है, तो ये कोई ऑफर नहीं हुई। अब सामने से बी ने बोला विच वन। ओके, ए ने बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार, तो बी ने सामने से रिप्लाई किया विच वन। हो सकता है ए के पास बहुत सारी कार हो, तो वो पूछ रहा है कि कौन सी कार तुम्हें बेचनी है, तो ए वापस से बोलता है ब्लैक ऑडी।
ओके, ए ने बोला ब्लैक ऑडी और सामने से ए ने एक फिर से सेंटेंस बोला, डू यू इंटरेस्टेड। ओके, अब जो इसने ए ने सेंटेंस बोला है डू यू इंटरेस्टेड, ये सेंटेंस हुआ आपका एक लॉफुल ऑफर। अब उसने आपके सामने एक ऑफर रखी है कि डू यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें इंटरेस्ट है ये मेरी कार लेने में। तो अब ये हुई है ऑफर। तो जब तक सामने वाला आपसे पूछेगा नहीं कि आपको सेल करनी है कार या नहीं करनी, तो तब तक वो एक वैलिड ऑफर, वो एक लॉफुल ऑफर नहीं बन सकती। ओके, तो जब उसने ये बोला था आई वांट टू सेल माय कार, सो इट इज नॉट अ लॉफुल ऑफर। उसने सिर्फ अपने दिल की बात बोली थी। लेकिन जैसे ही उसने ये सेंटेंस बोला डू यू इंटरेस्टेड, इट इज अ वैलिड ऑफर। तो जैसे ही उसने बोला डू यू इंटरेस्टेड, ये बन जाती है आपकी लॉफुल ऑफर। और बी ने बोला यस, जैसे ही ए ने बोला डू यू इंटरेस्टेड, तो सामने से बी ने बोल दिया यस, इट इज अ एक्सेप्टेंस। जैसे ही सामने वाला यस बोलता है, वो उसे हम मान लेते हैं आपकी एक्सेप्टेंस। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है आपका एग्रीमेंट। तो ये बन चुका है आपका एक एग्रीमेंट। ओके, अब ये एग्रीमेंट तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब ये सारे एसेंशियल्स हमारे फुलफिल होते हैं। तो फर्स्ट एसेंशियल हमारा फुलफिल हो चुका है, दैट इज लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, बाकी के एसेंशियल्स अभी हम देखेंगे। अब एक चीज मुझे आपको बतानी है, जरूरी नहीं होता कि सामने वाला हमेशा आपको यस बोलकर ही अपनी एक्सेप्टेंस दे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे अलग तरीके होते हैं अपनी एक्सेप्टेंस देने के। जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपसे यही बोलेगा यस आई वांट टू बाय योर कार या आई वांट दिस आई वांट दैट। यस बोलना जरूरी नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं अपनी एक्सेप्टेंस देने के। ओके, तो एक्सेप्टेंस जरूरी है, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत अलग अलग तरीकों से भी दी जाती है। जरूरी नहीं होता कि आप यस या नो ही बोलो। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल क्या है, although signing a contract is a common way of accepting an offer, there are various other ways of acceptance. जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हो तो आप यस या नो नहीं बोलते। जैसे ही आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, इट मींस आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस मान ली हैं, एक्सेप्ट कर ली हैं। तो वो बन जाती है आपकी लॉफुल ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो क्योंकि आपने जैसे ही साइन किया, इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड दोज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो ऐसे ही बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। देयर आर अदर वेज ऑफ एक्सेप्टेंस। वो कौन कौन से तरीके होते हैं अब हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if you offer a contractor to paint your home for a certain sum of money and make some advance payment to him, the receiving of advance payment itself amounts to an acceptance by the contractor. तो ये एक एग्जाम्पल है एक्सेप्टेंस का। यहाँ कैसे आपको एक्सेप्टेंस मिली, एक पर्सन है ए, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया टू पेंट हिज हाउस, to paint his house. ओके, एक ए पर्सन है, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया टू पेंट हिज हाउस। ऑलराइट, तो इसने बोला कि मुझे अपना घर पेंट कराना है, मैं तुम्हें 25,000 पे करूंगा। ओके, तो ए ने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया और बोला कि मैं तुम्हें 25,000 पे करूंगा, जल्दी से इस घर को पेंट करना शुरू कर दो। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रैक्टर ने यस नो कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। ऑलराइट, कुछ नहीं बोला, वो शांति से खड़ा रहा। सामने से उसको ऑफर आई कि मेरा घर पेंट कर दो और मैं तुम्हें 25,000 पे करूंगा। वो एकदम शांत खड़ा है। अब ये जो ए पर्सन है, वो उसको शांत खड़ा देखकर एक और ऑफर देता है कि मैं तुम्हें 5,000 एडवांस पेमेंट कर दूंगा, तो क्या तुम मेरा घर जल्दी से पेंट करना शुरू कर दोगे।
तो जैसे ही उसने 5000 आगे किए उस कॉन्ट्रैक्टर के, तो कॉन्ट्रैक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया वो पैसे लेने के लिए। तो ये जो उसका हाथ बढ़ाना है, इट इज एन एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है उसने आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर दी हैं, एक्सेप्ट कर ली हैं। जो आपने उसको एक्सेप्टेंस दी है अपने घर को पेंट कराने की, तो उसने जैसे ही आपने एडवांस पेमेंट का बोला, 5000 आगे किए उसके, उसने अपना हाथ आगे किया। तो ये हाथ आगे करना, इट इज एन एक्सेप्टेंस। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं आपको अपनी एक्सेप्टेंस दिखाने के। ओके, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं अपनी एक्सेप्टेंस देने के। तो जरूरी नहीं होता कि आप यस या नो बोलकर ही अपनी एक्सेप्टेंस दो, या एग्री करो या डिसएग्री करो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेज हैं जिससे आप अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हो, साइन कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट पे। दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड दोज टर्म्स एंड कंडीशंस। ये हाथ बढ़ाना, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। आपने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, अपना हाथ आगे बढ़ाकर पैसे लेने के लिए। ऑल राइट, सो इट इज एन एक्सेप्टेंस। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो फर्स्ट एसेंशियल है हमारा लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लॉफुल ऑफर होना चाहिए और लॉफुल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब जब भी आप किसी को ऑफर देते हो, सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बी पर्सन है, उसने एक्सेप्ट कर ली है आपकी ऑफर। तो जब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस का ये सिलसिला चलता है, तो दोनों के दिमाग में ये इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, कि अगर ये ऑफर जो मैंने दी है, ये एक्सेप्टेंस जो इसने दी है सामने वाले ने, इस बीच अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी इंटेंशन है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं इस पर केस फाइल करूंगा, तो ऐसी कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का आइडिया है अगर आपके दिमाग में, तो फिर वो बन जाएगी आपकी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। अगर आपकी कोई इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इट इज अ one of the key constituents of a contract. An agreement is only enforceable if inter alia there is an intention that it should be legally binding. As a general rule, the law presumes that familial and social agreements are not intended to be binding. तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे जहां हम एज्यूम करते हैं कि इंटेंशन होती ही होती है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, और कुछ एग्रीमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कोई आइडिया नहीं होता, कोई इंटेंशन नहीं होता टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं वो? एक होते हैं हमारे सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। सोशल एग्रीमेंट्स जो सोसाइटी के लोगों के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे सोशल एग्रीमेंट्स। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जो हमारे घरेलू लोगों के बीच में जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, हमारे घर में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो होते हैं हमारे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। तो इन दो एग्रीमेंट्स में कोई इंटेंशन नहीं होती टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। बट द थर्ड वन इज कमर्शियल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें पैसों का लेन देन होता है, एक्सचेंज में आपको पैसे देकर कुछ मिलता है। तो उन एग्रीमेंट्स में हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होता ही होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल तारक promises his wife अंजलि to get her a branded lipstick if she will cook good food. तो ये एक एग्जाम्पल है। जो तारक हैं वो प्रॉमिस करते हैं अपनी वाइफ अंजलि से कि भाई जब मैं शाम को घर पर आऊंगा ऑफिस से, तो तुम मेरे लिए बहुत अच्छा डिलीशियस फूड बनाना। अगर तुमने ऐसा फूड बनाया, बहुत टेस्टी मसालेदार खाना बनाया, तो फिर मैं तुम्हें एक ब्रांडेड लिपस्टिक गिफ्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर तारक ने ऑफर दी अपनी वाइफ को कि अगर तुम डिलीशियस फूड बनाओगी तो मैं तुम्हारे लिए ब्रांडेड लिपस्टिक लेकर आऊंगा। ओके, तो अब क्या किया, अंजलि कुक्ड डिलीशियस फूड बट तारक डिड नॉट ब्रिंग द लिपस्टिक फॉर हर। अब अंजलि ने तो अपना वादा, अपना प्रॉमिस निभाया, उसने अपना अच्छा सा डिलीशियस फूड बनाया तारक के लिए, बट ये जो तारक हैं ये लिपस्टिक लाना भूल जाते हैं, तो इन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया।
तो अंजलि कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन इन अ कोर्ट टू एनफोर्स द एग्रीमेंट एज इट लैक द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जो ये अंजलि है, ये कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में ये ऑफर और एक्सेप्टेंस का सिलसिला चल रहा था, तो दोनों के दिमाग में ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक घरेलू बातें हैं, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बातें हो रही हैं, ऑफर चल रहा है, एक्सेप्टेंस चल रहा है, तो यहाँ कोई आइडिया नहीं है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, अब इसी पर एक केस लॉ बेस्ड है, इसी पर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इसी केस से इसका आइडिया निकला था कि कॉन्ट्रैक्ट में एक एसेंशियल होना चाहिए कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। दोनों के दिमाग में, जो दोनों पार्टीज जो ऑफर और एक्सेप्टेंस दे रही हैं, दोनों पार्टीज के दिमाग में ऐसी कोई इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं इस पर केस फाइल करूंगा। तो ये इसी केस से इसका आइडिया निकल कर आया था। इस केस में क्या हुआ था? The husband brought wife to England from Sri Lanka. The husband had to return, but wife stayed for medical reasons. यहाँ क्या हुआ था? एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को इंग्लैंड लेकर जाता है फ्रॉम श्रीलंका। ये दोनों श्रीलंका में रहते थे, ये अपनी वाइफ को इंग्लैंड लेकर गया। अब वहां से ये हस्बैंड तो वापस आ गया, लेकिन इसकी वाइफ इंग्लैंड में ही रुक गई फॉर मेडिकल रीजंस। कुछ मेडिकल रीजंस थे जिसकी वजह से वो इंग्लैंड में ही रुक जाती है अपने चेकअप वगैरह कराने के लिए, बट हस्बैंड को वापस आना जरूरी था। तो क्या हुआ? हस्बैंड प्रॉमिस टू पे हर ₹30,000 पर मंथ अंटिल हिज रिटर्न। ये जो हस्बैंड था, इसने प्रॉमिस कर लिया था अपनी वाइफ से कि मैं तुम्हें हर महीने ₹30,000 पे करूंगा, जब तक मैं तुम्हें वापस आके ले नहीं जाता, तो तब तक मैं तुम्हें ₹30,000 हर महीने तुम्हें पे करूंगा। अब क्या हुआ? हस्बैंड फेल्ड टू पे, द वाइफ सूड द हस्बैंड। अब जो ये हस्बैंड है, ये पे नहीं करता, जो इसने प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ से ₹30,000 पे करने का, वो ये पे नहीं करता। अब वाइफ ने क्या किया? इस पर केस फाइल कर दिया। वाइफ सूड द हस्बैंड। ओके, तो wife's action failed because there is no consideration moved from her and there is no intention to create legally binding agreements. अब जो वाइफ ने केस किया हस्बैंड पर, तो वो फेल हो गई अपने एक्शन पे। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में ना तो कंसिडरेशन है, ना इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट एसेंशियल क्या है? There should be an offer plus acceptance. ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो ऑफर तो थी, 30,000 की ऑफर रखी थी हस्बैंड ने, और वाइफ ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई थी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ हस्बैंड को 30,000 देकर कुछ मिल रहा था? कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो अपनी 30,000 सिर्फ अपनी वाइफ को चेकअप वगैरह के लिए पे कर रहा था, करना भूल गया था चलिए, लेकिन ऑफर रखी थी उसने 30,000 पे करने की। तो वाइफ ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। तो वाइफ को तो एक्सेप्ट करके 30,000 मिल रहे थे, लेकिन हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, यहाँ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा दोनों पार्टीज को। और थर्ड है हमारा इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं थी। जब इन दोनों में ये ऑफर और एक्सेप्टेंस चल रहा था, तो दोनों के दिमाग में, किसी के भी एक के दिमाग में कुछ नहीं था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। वाइफ ने ये नहीं सोचा था तब कि अगर इसने मुझे 30,000 पर मंथ नहीं पे करे तो मैं अपने हस्बैंड पर केस फाइल करूंगी। ऐसी कोई इंटेंशन किसी के भी दिमाग में नहीं थी। तो यहाँ हमारा क्या कहता है कोर्ट? द कोर्ट स्टेटेड इन हस्बैंड एंड वाइफ केसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द plaintiff to prove intention to create legally binding agreement. तो हमारा कोर्ट क्या बोलता है? जो हस्बैंड और वाइफ के केसेस होते हैं, वो कौन से एग्रीमेंट होते हैं? डोमेस्टिक एग्रीमेंट। तो उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप तो होता ही नहीं है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में। बाय चांस अगर हस्बैंड वाइफ के केसेस में ऐसा कुछ होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर, मतलब जो फाइल करता है केस।
प्लेंटिफ कौन होता है? जो केस फाइल करता है। तो यहाँ प्लेंटिफ कौन है? यहाँ वाइफ प्लेंटिफ है, क्योंकि इसने फाइल किया केस अपने हस्बैंड पर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो वाइफ के ऊपर लाए होता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जब ये ऑफर मुझे मिली तो मेरे दिमाग में ये चीज थी, ऐसा इंटेंशन था कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे 30,000 पे नहीं करे हर महीने तो मैं उस पर केस फाइल करूंगी। तो अगर ये कोर्ट में ये चीज प्रूफ कर देती है, ये जो प्लेंटिफ है ये अगर प्रूफ कर दे कोर्ट में कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप था मेरे दिमाग में, तो तब तो इसको मिल जाएगा। ओके, तब तो ये जीत जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। उधर वहां ऐसा कुछ भी केस फाइल आप नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हमारे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनते। हस्बैंड वाइफ के केसेस में ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये एग्रीमेंट हमारा एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, तो किसी भी ऑफर और एक्सेप्टेंस में एक इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, तो 3 एसेंशियल्स हमने कवर कर लिए हैं: lawful offer and acceptance, intention to create a legal relationship, and the third one is lawful consideration. Okay, third one नहीं हुआ अभी, lawful consideration कर लेते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर आप कुछ दे रहे हो सामने वाले को तो सामने से भी आपको कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। तो क्या रिटर्न होगा? Lawful consideration is anything of value, tangible or intangible, that may be transferred in exchange for something else of value. Tangible का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज which can be touched और seen, जो टच की जा सके, जो छू सके हम और जो हम देख सके, वो होते हैं हमारे टेंजिबल। इनटेंजिबल होते हैं जो हम छू नहीं सकते, जो हम देख नहीं सकते। तो लॉफुल कंसिडरेशन एक ऐसी वैल्यू होगी, कोई भी ऐसी चीज जो आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, वो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिलना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। ओके, तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। म्यूचुअल कंसिडरेशन मतलब दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। If the contract lacks consideration on either side, it will not be enforceable at law. तो अगर किसी एक पार्टी को भी एक्सचेंज में कुछ नहीं मिलता तो फिर हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते। ओके, यहाँ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, A agrees to sell his house to B for ₹10,000. A ने एग्री कर लिया B को घर बेचने के लिए, कितने में? 10,000 में। ओके, अब A ने एग्री किया घर बेचना है उसको 10,000 रुपीज में B को। अब B जो है ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। B promised to pay the sum of ₹10,000 is the consideration for A's promise to sell the house, and A's promise to sell the house is the consideration for B's promise to pay the 10,000 rupees. This is the lawful consideration. अब A ने क्या बोला? मुझे अपना घर बेचना है। ओके, तो B ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं खरीद लूंगा। तो B ने क्या दिया? B ने दिए इसको 10,000 और A ने दिया अपना घर। ओके, तो दोनों को एक्सचेंज में कुछ ना कुछ मिला। ए को मिले पैसे 10,000 और उसने अपना घर दे दिया, और बी ने पैसे दिए और उसका घर ले लिया। तो दोनों को एक्सचेंज में कुछ ना कुछ मिला है। सो दिस इज द लॉफुल कंसिडरेशन। अगर दोनों पार्टीज को एक्सचेंज में कुछ ना कुछ मिलता है, पैसे देकर कोई चीज मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो इट इज अ लॉफुल कंसिडरेशन। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए ये एसेंशियल फुलफिल करने पड़ेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। तो ये 3 एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो 3 हमारे कवर हो चुके हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एसेंशियल्स आई विल कवर इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।